हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट के बारे में, डेरिवेटिव्स कितने प्रकार के होते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव्स। Derivatives are the financial instruments that derive their value from an underlying. The changes in derivative instruments changes according to the changes in the value of underlying. Derivatives फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपना वैल्यू प्राप्त करते हैं या उठाते हैं फ्रॉम एन अंडरलाइन। अंडरलाइन में जो भी चेंजेस होंगे या अंडरलाइन में जिस प्रकार से चेंज होंगे, अंडरलाइन बढ़ेगा या घटेगा, उस हिसाब से ही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में चेंजेस होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, कर्ड इज अ डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, पेट्रोल इज अ डेरिवेटिव ऑफ क्रूड। तो यहाँ पर जो हमारा अंडरलाइन है वो है मिल्क, और जो कर्ड है वह उसका डेरिवेटिव्स है। उसी हिसाब से क्रूड अंडरलाइन है और पेट्रोल जो है वो डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो अपना वैल्यू उठाते हैं या प्राप्त करते हैं, जनरेट करते हैं फ्रॉम एन अंडरलाइन, और अंडरलाइन के मूवमेंट के हिसाब से जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके प्राइसेस तय होते हैं, प्राइसेस घटते या बढ़ते हैं। अब जानिए डेरिवेटिव्स कितने प्रकार के होते हैं। यह मेनली तीन प्रकार के होते हैं, फ्यूचर, फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस। फ्यूचर फॉरवर्ड को आगे के स्लाइड में हम लोग समझेंगे। ऑप्शंस मेनली दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल राइट टू बाय, पुट राइट टू सेल। कॉल को शॉर्ट में सीई और पुट को पीई के नाम से जाना जाता है। सी मतलब कॉल यूरोपियन, पी मतलब पुट यूरोपियन। हमारे पास एक्चुअली दो जो अवेलेबल है वो है सीई और सीए और पीई एंड पीए। तो ए से मतलब है अमेरिकन और ई से मतलब है यूरोपियन। तो जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, जो यूज होता है वो होता है कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन, नॉट अमेरिकन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं सीई एंड पी, कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन। अब समझते हैं फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज a customized contract that settled at the end of the agreement and is traded over the counter. These are OTC contract, over the counter contracts. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, वो अपने हिसाब से उसको कस्टम कर सकते हैं, और यह ओवर द काउंटर ट्रेड होता है। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है is a legal agreement to buy or sell a particular asset or security at a predetermined price at a specified time in future. Futures contract are standardized contracts and are traded in stock exchanges. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। अब समझिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मान लेते हैं एक फार्मर है और वह एक ग्रोसरी शॉप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है, और ग्रोसरी शॉप के साथ वह यह तय करता है कि वो 3 महीने के बाद अपना जो भी उसके पास गेहूँ होगा वह बेचेगा 20 रुपया पर केजी के हिसाब से 3 महीने के बाद उस ग्रोसरी शॉप को। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस जो व्हीट का है वो 20 रुपया पर केजी मान लीजिए चल रहा है, और वो 20 रुपया पर केजी के हिसाब से ही 3 महीना के बाद अपना जो गेहूँ है वो बेच देगा उस ग्रोसरी शॉप को। अब नाउ द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स फ्रॉम ₹20, अगर 20 रुपया से कम हो जाता है जो प्राइस होता है, तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, देन ही इज प्रोटेक्टेड और फार्मर इज प्रोटेक्टेड। मतलब कि उसको 20 रुपया पर केजी के हिसाब से बिक जाएगा, चाहे मार्केट में अगर वो 20 रुपया पर केजी के हिसाब से उसका रेट कम हो जाए, तब उस केस में वह सेफ है, प्रोटेक्टेड है। बट इफ द प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस टू ₹25 पर केजी, अगर मान लेते हैं जो प्राइस है वो 25 रुपया पर केजी हो जाता है, मतलब 20 रुपया से ऊपर उसका अगर रेट हो जाता है, बढ़ जाता है 20 रुपया पर केजी के हिसाब से, then you will get the price as mentioned। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, जो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से तय हुआ था, तो उसको 20 रुपए पर केजी के हिसाब से उस फार्मर को पैसा मिलेगा। उस केस में क्या होगा कि 5 रुपया उसको पर केजी के हिसाब से लॉस होगा, क्योंकि ओपन मार्केट में जो प्राइस है वो 25 रुपए पर केजी चूंकि बिक रहा है, लेकिन उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था ग्रोसरी शॉप से वह केवल 20 रुपया पर केजी के हिसाब से किया था, तो उसको इस केस में लॉस होगा। तो यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क हमेशा होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब जानते हैं दोनों के बीच का अंतर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। बाय नेचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी कस्टम। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वह एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं।
स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कम लिक्विडिटी होता है, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हाई लिक्विड होता है, या काउंटर पार्टी रिस्क जो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में एग्जांपल में समझा था कि अगर उस फार्मर का जो भी वो गेहूं बेचना चाहता है वो 20 रुपया से बढ़ के 25 रुपया उस समय रेट हो गया, लेकिन उसने चूंकि 20 रुपया पर केजी के हिसाब से ही वह एग्रीमेंट उसने डिसाइड कर लिया हुआ था, किया हुआ था, तो उसका वो 20 रुपया के हिसाब से उस ग्रोसरी वाले ने खरीदेगा और उसको उस केस में 5 रुपया पर केजी के हिसाब से लॉस होगा। तो यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क होता है, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है। और यहाँ पर चूंकि एक्सचेंज जो होता है वो लीगल काउंटर पार्टी होता है, एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क लो हो जाता है, कम हो जाता है। सेटलमेंट देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपॉन मैच्योरिटी सेटल होगा। अब मान लेते हैं जो व्हीट का जो प्रोडक्ट है वह जब 3 महीना के बाद पककर तैयार होगा, फसल तैयार होगा, तभी वह उसको 3 महीना के बाद बेचेगा। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो सेटलमेंट होता है वो एनी टाइम होता है। आप किसी भी सौदे में इंटर करते हैं या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं तो आपको जब भी प्रॉफिट आए आप उसको बेच करके निकल सकते हैं। तो इसका सेटलमेंट कभी भी हो सकता है जब तक उसका मैच्योरिटी डेट है या जिस एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा हुआ है या आप उसमें इंटर किए हुए हैं उस दिन तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं और उस बीच में आप कभी भी उसमें से निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अब मार्जिन, नो इनिशियल पेमेंट रिक्वायर्ड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इनिशियल पेमेंट रिक्वायर नहीं होता है, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल मार्जिन पेमेंट रिक्वायर होता है। चूंकि इसमें आप कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है, उसका रिक्वायरमेंट पड़ता है। अब कुछ और फीचर समझिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। पहला तो है लॉट साइज, यह सब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये सब होते हैं। लॉट साइज, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर लॉट साइज होता है। एक लॉट में मान लेते हैं 50 क्वांटिटी है, या बैंक निफ्टी में एक लॉट में 25 क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप इसी के मल्टीपल में काम कर सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, जो भी 50 से मल्टीपल होगा, और अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो जो भी 25 का मल्टीपल होगा, यानी कि उतने लॉट में आप उसको काम कर सकते हैं। आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, आपको मिनिमम एक लॉट या उसके मल्टीपल में 50 क्वांटिटी या उसके मल्टीपल, और बैंक निफ्टी में 25 क्वांटिटी या उसके मल्टीपल में ही काम करना होगा। अब ठीक से समझिए, मिनिमम 5 पैसा जो मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए बिड रेट और आस्क रेट में, बायर रेट और सेलर रेट में। जो बायर का रेट होता है और जो सेलर का रेट होता है उसके बीच में मिनिमम 5 पैसा का डिफरेंस होगा ही, और उसी को हम लोग टिक साइज कहते हैं। मैक्सिमम या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो होगा वो 5 पैसा ही होगा। क्लियरिंग या एक्सपायरी डेट, एक सर्टेन क्लियरिंग या एक्सपायरी डेट होता है जो कि एवरी थर्सडे होता है। अगर हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो हर थर्सडे को एक एक्सपायरी होता है। आप जिस भी थर्सडे वाले एक्सपायरी में या कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहते हैं आप तब तक उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, जो उसका आखिरी टाइम होगा, दिन होगा, लास्ट थर्सडे को वह एक्सपायर हो जाएगा, वह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो एक सर्टेन एक्सपायरी या क्लियरिंग डेट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। अब इस पिक्चर से समझिए, यहाँ पे आप समझ सकते हैं लॉट साइज। यहाँ पे चूंकि यह निफ्टी का पिक मैंने लगाया हुआ है, निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस 17,800, 17,850, 900, मतलब 50 पॉइंट के डिफरेंस पे स्ट्राइक प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। आप इसमें देख सकते हैं जो बिड रेट है, क्वांटिटी है या आस्क क्वांटिटी है, वह जैसे बिड क्वांटिटी में आप ऊपर से देख सकते हैं 250 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी। तो यह जो लॉट साइज है मिनिमम 50 या उसके डिफरेंस में है, ठीक है। कोई भी 50 के मल्टीपल से कम नहीं है। जो भी है 50 के मल्टीपल में है, 250 50 का मल्टीपल है, 250 का मल्टीपल है, 100 50 का मल्टीपल है, मतलब 50 का मल्टीपल में ही काम करेंगे अगर आप निफ्टी में काम करते हैं। फिर दूसरा चीज देखिए, सबसे नीचे से आप देख सकते हैं बाएं साइड में 18600 कॉल में बाई तरफ कॉल का डाटा होता है, दाई तरफ पुट का डाटा होता है। तो बाई तरफ आप देखिए 18600 का कॉल ₹2.70 बिड प्राइस चल रहा है और ₹2.75 आस्क प्राइस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो मिनिमम डिफरेंस है वो 5 पैसा है, ठीक है। ₹2.70 बिड प्राइस है, ₹2.75 आस्क प्राइस है, तो मिनिमम डिफरेंस 5 पैसा होगा ही, और मैक्सिमम डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। और जो भी राउंड स्ट्राइक्स होती हैं, राउंड स्ट्राइक मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर काम कर रहे हैं और बैंक निफ्टी 39,000 चल रहा है और हम काम कर रहे हैं 40,000 कॉल, 40.5, 41, 41, 42, 43, 44, 45 के कॉल में, तो उसमें आपको
काफ़ी लिक्विडिटी मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। आप उसमें अगर सौदे से कभी भी एग्ज़िट होना चाहें तो आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाएगा, आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑड स्ट्रेक्स में काम करते हैं, लाइक मान लेते हैं 42,700, 42,800, 43, 200, 43, 300, तो इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है। इसमें बिड आस्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए आपको क्वांटिटी मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करिएगा अगर आप काम करते हैं ऑप्शंस में तो राउंड फिगर्स में काम करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा क्वांटिटी अवेलेबल होता है और बिड रेट और आस्क रेट का जो डिफरेंस होता है वो कम होता है और आपको आसानी से क्वांटिटी मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। ठीक है? अब अगले पिक्चर से समझिए, जो मैंने एक्सपायरी की बात कही थी, एक सर्टेन एक्सपायरी डेट या क्लियरिंग डेट होता है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सबसे ऊपर में व्यू ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर निफ्टी, और एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है 11 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर। ये सारे बृहस्पतिवार, थर्सडे हैं। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आप इंटर होते हैं, मान लेते हैं आप 18 नवंबर वाले में काम कर रहे हैं, तो 18 नवंबर तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हैं और उस बीच में आपको जब भी प्रॉफिट है आप उसे निकल सकते हैं। अगर आप 25 नवंबर वाले में काम करते हैं तो 25 नवंबर तक उस सौदे में आप रह सकते हैं, उसको आप होल्ड कर सकते हैं और उस बीच में आपको कभी भी पैसा है आप उसको बेच के निकल सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है उसी दिन तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी दिन जो होता है 25 नवंबर का, अगर मान लेते हैं एक्सपायरी डेट है, तो 25 नवंबर को फाइनली लास्ट 3:30 जो कि क्लोजिंग टाइम होता है मार्केट का समझिए ओपनिंग टाइम जो होता है वो 9:15 सुबह से शुरू होता है और 3:30 पे खत्म होता है। ठीक है? तो 25 नवंबर अगर लास्ट थर्सडे है तो 25 नवंबर को 3:30 पर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो आपको उसी हिसाब से किसी भी सौदे में इंटर करना है और एग्जिट करना है, क्योंकि लास्ट थर्सडे को वह कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर समाप्त हो जाएगा और अगला कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएगा। ठीक है? तो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर रहे हैं उस दिन तक, उस थर्सडे तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आप उसको रख सकते हैं। अब आप समझते हैं ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। Options, an agreement that gives the owner the right but not the obligation to buy or sell a specific assets at a specific price for a specific period of time। ठीक है? एक एग्रीमेंट है ऑप्शंस जो उसके ऑनर को यह राइट देता है कोई भी चीज को बाय और सेल करने का, स्पेसिफिक एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है? और हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है? जो मार्केट बढ़ने के साथ उसका रेट इंक्रीज होता है, और पुट ऑप्शन जिसको मार्केट गिरने के साथ उसके रेट बढ़ते हैं। कॉल ऑप्शन तब बढ़ेगा जब बाजार बढ़ेगा और पुट ऑप्शन तब बढ़ेगा जब बाजार गिरेगा। नेक्स्ट स्लाइड में समझिए अंडरलाइंग इंपैक्ट ऑन ऑप्शन प्रीमियम। अंडरलाइन के मूवमेंट का ऑप्शन के प्रीमियम पर या ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट जो होता है उस पर क्या असर पड़ता है। अगर अंडरलाइन मान लेते हैं जो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी है, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी जो अंडरलाइन है वो इंक्रीज करता है, उस केस में कॉल ऑप्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा और पुट ऑप्शन जो है वो गिर जाएगा। और अगर अंडरलाइन निफ्टी और बैंक निफ्टी डिक्रीज होता है, घटता है, तो कॉल ऑप्शन घट जाएगा और पुट ऑप्शन बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, अंडरलाइन हमारे यहाँ पे है निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर वो बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, अगर वो गिरता है तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा। अगर वो बढ़ता है तो पुट ऑप्शन गिरेगा, अगर वो बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा। ठीक है? अब इस स्लाइड से आप समझिए, इस पिक्चर से समझिए, यहां पर जो मैंने बताया था कि अंडरलाइन अगर बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा और अगर अंडरलाइन बढ़ता है तो पुट ऑप्शन गिरेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जहां पर मार्केट डाटा लिखा हुआ है रेड कलर में, उसके ठीक नीचे कॉल्स लिखे हैं और दाई तरफ पुट लिखे हैं। बाई तरफ हमेशा कॉल का डाटा होता है और दाई तरफ पुट का डाटा होता है। तो आप देख सकते हैं चूंकि निफ्टी 50 17,916 रुपया 80 पैसा बंद हुआ था जिस दिन का ये पिक लिया हुआ है, और उस दिन ये 87.60 रुपया ऊपर बंद हुआ था, इसका क्लोजिंग हुआ था, और चूंकि 87 पॉइंट बढ़ा था, अंडरलाइन 87 पॉइंट बढ़ा था, इस कारण से जो ऑप्शंस थे कॉल ऑप्शन वो सारे के सारे बढ़े हैं। आप जो चेंज देख रहे हैं एलटीपी के ठीक बगल में चेंज लिखा हुआ है CHNG, वह चेंज सारा ग्रीन निशान में है, वह बढ़ा है कॉल ऑप्शन। और पुट ऑप्शन दाएं तरफ आप देख सकते हैं कि सारे जो चेंज में है वह सारे रेड कलर में है, लाल निशान में है, मतलब वो उस दिन घटे हैं। तो चूंकि अंडरलाइन हमारा बढ़ा है इसलिए कॉल ऑप्शंस बढ़े हैं, और अंडरलाइन चूंकि बढ़ा है इस कारण से पुट ऑप्शन गिरे हैं। ठीक है? तो अंडरलाइन के बढ़ने या घटने का ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स पर क्या असर पड़ता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पर क्या असर पड़ता है, यह आप लोगों ने जाना। ठीक है?
यहाँ पर आज हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तब वीडियोस को देखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।